नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं की तैयारी से ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और आप ये विश्वास मानकर चलिए कि एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये होने वाला है। तो आज के पहले प्रश्न की शुरुआत मैं करने वाला हूँ, आप ध्यान से समझेंगे एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न है, परि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, परि एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर। परि उपसर्ग है संस्कृत भाषा का, और परि का यदि अर्थ पूछे तो इसका अर्थ है चारों ओर। तो परि उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो परिधि में परि उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, परिक्रमा में भी परि उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में परि उपसर्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, न कि परि उपसर्ग। तो विकल्प चौथा सही होगा। प्रश्न नंबर 2, अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बता दें, अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अक्षधन ओहिनी। अब अक्षोहिणी जो शब्द है ये गुण संधि का अपवाद माना जाता है। इसमें आप गुण संधि का अपवाद इसे बताएंगे क्योंकि देखने पर यह वृद्धि संधि का उदाहरण दिख रहा है दो मात्राओं की दृष्टि से, पर यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये गुण संधि का अपवाद है जिसका संधि विच्छेद होगा अक्षधन ऊहिनी। अगला प्रश्न नंबर 3, हम एक एक प्रश्न के बारे में समझकर उसको हल करेंगे, उसको जानेंगे। किस सामासिक पद, इसको आप सामासिक पद पढ़ें, किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है? तो आप देखें रण विमुख, तो ये रण में विमुख, जी नहीं, ये सही नहीं है। रण विमुख का सही समास विग्रह होना चाहिए रण से विमुख, जबकि यहाँ लिखा हुआ है रण में विमुख, तो ये गलत है। बाकी पराधीन पर के अधीन ये सही है। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी ये भी सही है। दूरागत दूर से आगत ये भी सही है। तो आपको मैं कुछ और बातें इसके बारे में बताऊं। रण विमुख में जो सही समास विग्रह होगा रण से विमुख अर्थात अपादान तत्पुरुष समास, और पराधीन पर के अधीन, पराधीन पर के अधीन अर्थात अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी के लिए यानी संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। दूरागत दूर से आगत ये भी अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आप याद रखेंगे। इसमें विकल्प पहला सही होगा तीसरे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्र एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है और संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग माने जाते हैं। तो देखना यह है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। तो आपको बता दें, प्रस्थान में प्र उपसर्ग है, प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, प्रभु में भी प्र उपसर्ग है, प्रत्युपकार में प्र उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग है। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है, प्र नहीं है, तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5, रीट परीक्षा में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी में व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, और ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी माने जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझें और इनको याद रखेंगे। परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रत्यय के योग से बना विशेषण है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रत्यय के योग से बना हुआ विशेषण है। अब मानवता तो विशेषण है ही नहीं, ये तो भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य भी भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, ये तीनों तो भाववाचक संज्ञा के हैं। तो बचा कौन सा? तीसरा विकल्प। कुलीन शब्द जो है प्रत्यय के योग से बना हुआ विशेषण है, और कुलीन में कौन सा प्रत्यय है? ईन प्रत्यय। अब ये ईन प्रत्यय ज़्यादातर जिन शब्दों में जुड़ता है वो बन जाते हैं विशेषण, जैसे रंगीन,
कुलीन, इस तरीके से इसमें ईन प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द को विशेषण में बदल सकता है। तो ये था 5वां प्रश्न, विकल्प तीसरा इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 6, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? पहला है रात्रि, तो निशा, यामिनी, विभावरी, शर्वरी, ये तो सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। सोना, कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम, ये सब सोने के पर्यायवाची हैं। और सूर्य, तो मयूख, प्रभा, मध्वा, तो ये तो सब अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हैं, ये सूर्य के नहीं हैं। तो आपको बता दें, देवता, अमर, निर्जर, सुर, विभूत, ये चारों ही देवता के पर्यायवाची हैं। इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि तीसरे विकल्प में सभी सूर्य के पर्यायवाची नहीं हैं। विकल्प तीसरा सही होगा। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो विलोम शब्द युग्म किस विकल्प में है? तो आपको बता दें, अत और प्रारंभ ये विलोम नहीं है। उपेक्षा, विज्ञ, ये भी विलोम नहीं है। ईश्वर, उत्कर्ष, ये भी विलोम नहीं है। अज्ञ का विज्ञ, बिल्कुल ये विलोम है। अज्ञ का विज्ञ सही है, तो ये विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, आपको बताएं, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है सेंधव, वाजी और घोटक किसके पर्यायवाची हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही घोड़े के पर्यायवाची हैं, जिसे अश्व भी कहा जाता है। तो पहला विकल्प सही होगा। अनल आग का पर्यायवाची है, अक्षी आँख का पर्यायवाची है, और पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। यहाँ विकल्प आपका पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। तो गुरु शब्द का अर्थ है भारी, अहंकारी, श्रद्धे, तीनों गुरु शब्द के अर्थ हैं। गुच्छ, ये गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? तो अब्ज का मतलब कमल, अब्द का मतलब बादल, दोनों सही है। अनल, आग, अनिल, हवा, ये भी राइट है। छोटा ई की मात्रा द्वीप, जी छोटा ई की मात्रा वाला द्वीप का अर्थ होता है हाथी, पर ये पीछे लिखा हुआ है। और बड़ी ई की मात्रा में जो द्वीप आता है इसका अर्थ होता है टापू। ये आगे पीछे हो गए, इसलिए ये असंगत है। बाकी निहत, मरा हुआ, निहित, संलग्न या छिपा हुआ, ये तो सही है। विकल्प तीसरा गलत है, आगे पीछे होने के कारण। जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसमें आना चाहिए हाथी, बड़ी ई की मात्रा वाला टापू, पर ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसलिए ये असंगत हो गया, तीसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 11, असंभव कार्य करना, जी ये एक प्रकार का मुहावरा है। कई बार पूछ लेते हैं कि मुहावरा कौन सा है, लोकोक्ति कौन सी है। तो असंभव कार्य करना ये एक मुहावरा है, और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखेंगे। कई बार पूछते हैं मुहावरा शब्द किस भाषा का है, तो विदेशी शब्द है जो कि अरबी भाषा का है। यहाँ हमें बताना है असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो असंभव कार्य करना अर्थात आकाश के तारे तोड़ना, ये असंभव कार्य है। विकल्प दूसरा सही होगा। 12वां नंबर का जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिगीषा शब्द किस वाक्यांश के लिए आता है? अब जो जिगीषा जो शब्द है इसका तात्पर्य जीतने की इच्छा, तो जिगीषा का तात्पर्य जीतने की इच्छा। तो लाभ की इच्छा को क्या बोलते हैं? लिप्सा। और जीवन की इच्छा जिजीविषा, और भोजन की इच्छा बुभुक्षा, ये भी आ सकते हैं, याद रखेंगे आप। यहाँ विकल्प पहला सही होगा, विकल्प यहाँ तीसरा सही होगा। जिगीषा का मतलब है जीतने की इच्छा, विकल्प तीसरा सही होगा। पर इन सब के अर्थ भी आप याद रखें, लाभ की इच्छा लिप्सा, जीवन की इच्छा जिजीविषा, और भोजन की इच्छा बुभुक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन से हैं? मिष्ठान बिल्कुल सही है, शाप बिल्कुल सही है, निरवलंब बिल्कुल सही है, अतिथि बिल्कुल सही है। पहला ही विकल्प सही है। बाकी तीनों प्रकार के विकल्प में कोई ना कोई शब्द ऐसे हैं जो गलत लिखे हुए होंगे। पूछा था सभी शब्द, तो सभी शब्द पहले विकल्प के सही हैं। आगे अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो तिलांजलि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गरिष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, घनिष्ठ शब्द गलत लिखा हुआ है। यहाँ ठ आना चाहिए था पर ट लिखा हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध है। विकल्प दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इकट्ठा, ये तो गलत है।
अभ्यस्त ये भी गलत है, आजीविका भी गलत है। केंद्रीकरण बिल्कुल शुद्ध है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। केंद्रीकरण याद रखेंगे, शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है। विकल्प तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, जी बिल्कुल गलत, ये वाक्य अशुद्ध है। वे दान देने में विकट रूप में प्रसिद्ध है, ये भी अशुद्ध है। उसने आग्रह पूर्वक कहा, ये वाक्य शुद्ध है। वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये भी अशुद्ध है। विकल्प इसमें तीसरा शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, सब्जी कौन लाने गया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, तो अशुद्ध तो यही है। सब्जी कौन लेने गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, तो ये अशुद्ध वाक्य है। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, ये शुद्ध है। ईमानदार तिपैया चालक ने यात्री का सामान लौटाया, ये भी शुद्ध है। शाबाश हमें तुम पर गर्व है, ये भी शुद्ध है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध है। पहला विकल्प शुद्ध हो, ये पहला विकल्प इसका सही होगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो पहला वाला, बाकी तीनों शुद्ध हैं। आप आगे देखेंगे, आप निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प है, चरखा काटना चाहिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये तो गलत है। चरखा काटना चाहिए भी गलत है। यह कविता अनेकों, ये भी गलत है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, जी बिल्कुल शुद्ध है तीसरा विकल्प। नाक का बाल होना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अधिक प्रिय होना, बिल्कुल पहला विकल्प शुद्ध है। आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर चलिए, और मैं इसी प्रकार के व्याकरण के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके बीच में आता रहूँगा, और आपकी तैयारी को बेहद ही मजबूत बनाने का मेरा लक्ष्य है कि आपका व्याकरण में कोई प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। एक एक प्रश्न मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा, और परीक्षा में व्याकरण का कोई प्रश्न आपका गलत ना हो, ये मेरा उद्देश्य है और मेरा ध्येय है कि आपका प्रश्न व्याकरण का गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम इसके बाद है 20वां प्रश्न देखेंगे, अक्ल पर पर्दा पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, बुद्धि मारी जाना। और आज का अंतिम प्रश्न, कष्ट पर कष्ट आना उपयुक्त लोकोक्ति है, तो कंगाली में आटा गीला, तो ये लोकोक्ति है, आप याद रखेंगे बच्चों। पूछे कि कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है, तो ये कंगाली में आटा गीला। अगर ये लिखा आ जाए तो कंगाली में आटा गीला ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है, ये भी आप याद रखेंगे। और 21वें का विकल्प चौथा सही होगा। ये थे आज के टॉप मोस्ट प्रश्न, और मेरा प्रयास था कि व्याकरण में आपका कोई प्रश्न गलत ना हो, इसलिए मैंने व्याकरण की श्रृंखला शुरू की है। मैं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर आता रहूँगा, और मैं इसके अलावा हिंदी साहित्य में आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर आता रहूँगा आपके बीच में, क्योंकि मैंने आदिकाल के भी प्रश्नों के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और विश्वास मानकर चलिए, आदिकाल का एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। तो मैं व्याकरण और साहित्य दोनों पर वीडियो बनाता रहूँगा टॉप मोस्ट प्रश्नों के साथ, और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे, ये आप विश्वास मानकर चलिए। और आपका कोई प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो, इसके लिए मैं बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं और अच्छे प्रश्न आपके बीच में लाऊं, ताकि साहित्य और व्याकरण का कोई प्रश्न आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।